बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सोशल प्रोसेस का जो एमडीसी वाला जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने पूरी की पूरी क्लास लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, इसमें सारे जो रिवीजन है वो अच्छे से कराऊंगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और इसकी पीडीएफ है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर पीडीएफ है उसका लिंक दे रखा, डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ भाई 40 जो 39K के अंदर मात्र 400 सब्सक्राइबर कम है और आपकी लास्ट एग्जाम है, तो सभी बच्चे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मेरे 39K सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और आपकी एग्जाम भी अच्छे से पूरी हो जाए। सेम एज ग्रुप के हो, समझ में आ गया? तब क्या हो, आप में जो सामाजिक अंतःक्रिया हुई एक दूसरे के बीच में, इससे क्या हुए, आप एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे के समाज के रहने एक समूह का आपने निर्माण किया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इसमें क्या बताया जाता है, सामाजिक प्रक्रिया समूह समाज के व्यक्ति और समूह के बार बार होने वाली अंतःक्रियाओं की प्रक्रिया है। समझ में आ गया? जो बार बार हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं। आप एक दूसरे के काम, मतलब एग्जाम है तो आप में से किसी दोस्त के पास अगर नोट्स नहीं है तो आपने उनको नोट्स शेयर कर दिया, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, उनको अगर कोई समस्या है तो आपने ये सोल्व कर दी, उसने आपकी मदद कर दी। आपको भाई अगर आपके पास बाइक वगैरह नहीं है तो उसने आपको बाइक वगैरह से ले जाकर वो आपको ड्रॉप कर देता है। तो ये सब जो आपकी समस्याएं हैं, ये जो एक एक दूसरे का जो सहयोग करने की भावना है, एक दूसरे से बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, हमारी सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक जो सद्भावना वो बढ़ती है। समझ में आ गया? अब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए सोशल प्रोसेस आर द रिकर्निंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप होते हैं, उनका जो आपस में इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है एक दूसरे को, उसी को क्या कहा जाता है, आपका सोशल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना आपको? उसी चीज को सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब कितने प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं होते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहली होती है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो देखो, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? वे प्रक्रिया जो व्यक्ति या समूह के बीच में सहयोग, समसरता और सहयोग समझौते को बढ़ावा देती है। तो इसका नाम क्या आपके सामने अच्छे से देखो एक बार, एसोसिएटिव या सहयोगी। इससे ही समझ लो, मतलब जब आप एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे में आपके क्या, आप सहयोग करते हो, कोई दो बड़े देशों के बीच में समझौता हो रहा है, ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई सामाजिक प्रक्रिया जहां पर देखने को मिले, उसको क्या कहा जा रहा है, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण के रूप में समझाऊं आपको मैं, आपका कोई साथी है ना, ऐसे तो वो कभी बात नहीं करता, लेकिन अब उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसके पास क्या नहीं, सीरीज नहीं है। अब वो क्या कहेगा आपको कि आपके पास अगर किसी के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए या फिर सीरीज वगैरह आए तो आप मेरे को भेज देना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास भी आएगा तो कुछ भेज दूंगा आपके पास। तो समझ में आ गया? अब आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो आपके एग्जाम के वक्त में। तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस में आ गया आपको, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आती है। समझ में आ गया? तो दो लोग हो गए, कोई व्यक्ति हो गया, कोई समूह हो गए, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब सहयोग करते हैं, मदद करते हैं ना, समझौता होता है, समझौता दो देशों के बीच में समझौता होता है। जैसे इंडिया और मान लो आप अमेरिका के बीच में समझौता हो गया कि हम जो कर बढ़ा रहे हैं उसको अब नहीं बढ़ाएंगे, जितना था उतना ही रखेंगे। तो समझौता होगा, एक दूसरे की बात मानेंगे, सहयोग कर रहे हैं। समसरता मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या आता है, आपका कोऑपरेशन है, सहयोग आता है पहला। तो जिसमें क्या होता है, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड ए कॉमन गोल। जब कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, समूह, संगठन है, वो क्या करता है, एक मुख्य लक्ष्य प्राप्ति की तरह कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, सहयोगी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं, वो एक दूसरे के, जैसे किसी मोहित सर ने अपने या यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल की क्लास आई और सबने एक दूसरे को शेयर कर दी। समझे क्यों सहयोग कर रहे हो? क्योंकि आप सबकी एग्जाम है, आपका सोशल प्रोसेस का पेपर है और आपको क्या करना है, उस पेपर में पास होना है। तो जिसके पास जो कंटेंट आता है एक दूसरे को भेज देता है। समझ में आ गया? आपका क्या लक्ष्य है, सोशल जो प्रोसेस का पेपर है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करना है या पास होना। समझ में आ गए? तो इसलिए आप क्या करो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो। समझ में आया आपको अच्छे से इस उदाहरण के साथ? अब उदाहरण समझाऊं, विद्यार्थी एक विज्ञान परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी हैं, उनको कोई विज्ञान या कोई आपका बीए के विद्यार्थी हो तो आपको कोई क्या किया गया, आपका जो ये समझ लो कि जल महल है, तो जल महल की मुख्य 10 आपके 10 दोस्तों का ग्रुप बनाया गया और कहा गया कि जल महल को अच्छे से आपको घूम कर आना और वहां पर क्या क्या मुख्य मुख्य चीजें आपको उनको बारे में आकर हमें बताना है, मतलब एक वो बनाना है, भ्रमण विधि होती है ना पढ़ाई की, तो उसके माध्यम से आपको चीजों को बताना है। तो आप सारे गए और वहां पर अपने सहयोग से वो कार्य किया, तो उसको क्या कहा जाएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।
जैसे एक और उदाहरण है, किसान मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, उसको भी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, समरसता व आत्मसात को किस नाम से जानते हैं? तो विभिन्न संस्कृति वाले लोग जब एक समान संस्कृति को अपना लेते हैं तो एसिमिलेशन या समरसता व आत्मसात को क्या कहा जाता है? वे है डिफरेंट कल्चर पीपुल अडोप्ट द कॉमन कल्चर। जैसे अलग अलग समाज के लोग हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, एक समान संस्कृति को अपना लेते हैं। तो आज के समय आप क्या देखते हो, हमारी हमारी जो संस्कृति है वो आज के समय पश्चिमी संस्कृति से कितनी ज्यादा प्रभावित हो रखी है। और पश्चिमी लोग भी आजकल क्या, हमारे वहां पर आप भजन वगैरह सुनने को देखने को मिलते हैं, वो हमारा खाना वगैरह या ये सब चीजें वो भी अपनाते। जैसे योगा का उदाहरण ले लो आप, है ना, योग है वो अमेरिका में, यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, तो वो भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग है ना मिलकर वो एक कॉमन संस्कृति को अपना लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, समरसता के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कॉलेज के अंदर आए सारे विद्यार्थी, अब क्या था, कोई बच्चा था वो जयपुर से था, कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट था वो शेखावाटी से था, कोई स्टूडेंट समझ लो जोधपुर के साइड से आया था, कोई विद्यार्थी है वो आपके झालावाड़ के साइड से आया था, कोई अलवर भरतपुर के इधर से आया था। सब अलग अलग इलाके से हो, आपकी सबकी क्या है, अलग अलग भाषा है। अब क्या हुआ, अब आप सभी लोग अगर वही एक दूसरे की भाषा बोलोगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आप सभी एक दूसरे से हिंदी में बात करते हो, ताकि क्या होता है, सबको एक दूसरे की भाषा समझ में आ जाए। समझ में आ गए। अब आपकी कॉलेज जयपुर में है तो आप सभी लोग क्या करते हो, जो भाई वहां का आप जहाँ पे रहते थे वहां की हो सकता है वेशभूषा अलग हो, वहां आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, लेकिन यहाँ पर आए तो आप सारे काम करना सीख गए। आपने क्या कर लिया, सारे लोगों ने मिलकर एक जैसी संस्कृति को अपना लिया। तो आप में कौन सी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया देखने को मिली, समरसता या आत्मसात, एसिमिलेशन, जो आपकी सोशल प्रोसेस है वो देखने को मिल गई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक अच्छा सा उदाहरण भी दे दिया आपको। प्रवासी लोग स्थानीय भाषा और परंपराओं को अपना लेते हैं। तो जो स्थानीय लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, सॉरी प्रवासी जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे अपने काम करने आते हैं ना, जो अदर स्टेट से मान लो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, वो वहीं की भाषा वैसी बोलने लग जाता है, वहीं का वैसी भाषा बोलता है, वैसा ही खान पान करने लग जाता है, वैसे उस वातावरण में ढल जाता है। समझ में आया। तो जयपुर में देखो आप कहाँ कहाँ से लोग आकर रह रहे हैं, लेकिन वो भाषा कैसी बोलते हैं, हमारी लगभग कभी राजस्थानी भी समझ लेते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं। अब अगले वाला आता है आपको एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन करना। जब लोग एक दूसरे से लड़ाई करने के बावजूद मतभेदों को मिटाकर क्या करते हैं, आपको समायोजित कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश में बता देता हूं, एडजस्टमेंट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप विदाउट द एलिमिनेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा एक अच्छे उदाहरण से, बाद में आपको इसको थ्योरी समझाऊंगा। जैसे आप क्या हुआ, आप अब लड़के हो या लड़कियां कोई भी हो, आप कॉलेज में हो गए। अब क्या होता है कॉलेज में, चाहे आपका चाहे आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे थर्ड ईयर के विद्यार्थी हो, आप में क्या होगा, एक दूसरे से हो सकता है कि आपस में नहीं बने। साइंस वाले ब्रांच वाले वो बीए, आर्ट्स वालों से लड़ते रहे, आर्ट्स वाले कॉमर्स, आपस में कितना ही लड़ाई करते हो। लेकिन जब बात आती है आपका स्पोर्ट्स की, जब स्पोर्ट्स में आप खेलने के लिए जाते हैं तो सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो आप एक साथ मिलकर अपने क्या होते हैं कॉलेज को चीयर्स करते हो। समझ में आ गया। चाहे आप कितनी भी किसी भी चीज की आपके बीच में लड़ाई हो, लेकिन अगर आपकी किसी दूसरी कॉलेज वालों के साथ क्या हो भिड़त हो गई तो आप क्या करोगे, सारे लोग एक साथ मिलकर आ जाते हो। समझ में आ गया ना आपको। चाहे कोई कल्चरल फेस्टिवल हो, समझ में आ गया, कंपटीशन हो, वहां पर क्या करोगे, आपके सारे के सारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, वो पहले चाहे कितने आपस में लड़ाई करते रहे, लेकिन जब वो आएंगे अपनी कॉलेज पर बात आ जाएगी, जब अपने सारे विद्यार्थियों पर बात आ जाएगी तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन के नाम से जाना जाता है। व्हेन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स आर कम टुगेदर टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ गया। विभिन्न जो समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में जो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किसी कॉमन समझौते पर आकर वो एक हो गए। समझ में आया अच्छे से। आगे बताऊं मैं, प्रबंधन से वार्ता के बाद की हड़ताल वापस ले ली जाती है। तो जैसे जो आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, हड़ताल कर ली जाती है, लेकिन जैसे ही जो मैनेजमेंट से बात हो जाती है, आपस में बैठाकर समझा दिया जाता है कि आपको सब कुछ जो आपकी बातें वो मान ली जाएगी, तो क्या हो जाती है, हड़ताल को खत्म भी कर लिया जाता है। और एक और अच्छा, इससे भी अच्छा उदाहरण है, जब दो राजनीतिक दल है वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है उनकी चुनाव वगैरह की, तो गठबंधन करके बैठ जाते हैं। तो यही होता है आपका, इसको क्या कहा जाता है, एडजस्ट एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है।
अब ये तो था आपके जो किस ये सारी चीजें कौन सी थी, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न आ गया तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लिख के आना है। सहयोगी प्रक्रिया क्या होती है तो मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर लेना। अब अगले बात करो विरोधी सामाजिक प्रक्रिया, वो तो क्या थी, सहयोगी प्रक्रिया थी। अब विरोधी प्रक्रिया मतलब जब हम सब लोग आपस में एक दूसरे के विरोध में रहते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं में, तो उसको क्या कहा जाता है, डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, प्रक्रिया जो व्यक्ति और समूह के बीच में टकराव, प्रतिस्पर्धा व संघर्ष उत्पन्न करती हैं। तो दीज प्रोसेस विच कैन प्रोड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन एंड द competition between the different type of peoples, society and the community are known as the dissociative social process। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो अब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रकार की होती है जहां पर आप एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हो। कहां पर करते हो, सबसे पहले भाग की बात करें अपन कंपटीशन, जब बात आती है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। जैसे ए स्ट्रगल टू अचीव द लिमिटेड गोल और रिसोर्सेज, अगर हम किसी सीमित संसाधन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई भी लड़ाई करते हैं या कोई भी आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझाऊं आपको, आपका दोस्त है, आपके चाहे आप कितने भी निजी दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, एक साथ उठते बैठते खाते पीते हो, लेकिन अगर आप समझ लो आप दोनों अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत तगड़े क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी हो, और आपको क्या कर दिया, आपको टीम नंबर ए में रख दिया गया और आपके जो दोस्त था उसको टीम नंबर बी में रख दिया गया। अब आप बताओ, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, अच्छा मैच चल रहा है एक दूसरे के बीच में, एकदम कांटे का मैच चल रहा है, तो क्या आप अपनी दोस्ती निभाओगे या फिर एक दूसरे की तरह कॉम्पिटिटर की तरह रहोगे? किसकी तरह रहोगे, कॉम्पिटिटर के। एकदम लड़ाई भी कर सकते हो आप उस समय एक दूसरे के साथ, आपका हो सकता है कि एक दूसरे को आप स्लेजिंग भी करने लग जाओ। समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या होते हैं, जब दो एक जो सामाजिक समूह होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और क्यों आते हैं, कोई एक सीमित लक्ष्य हो गया सभी लोगों का। जैसे अब ये आपकी एग्जाम है, इसमें किसकी एग्जाम चल रही है, आपको पास होने के लिए एग्जाम है। लेकिन अगर यही एग्जाम ऐसी होती है कि आपको पहला स्थान प्राप्त करना है, तो क्या आप एक दूसरे को कंटेंट भेजते, नहीं भेजते, बिल्कुल भी। आप पढ़ रहे हो वही कंटेंट दूसरे को भेजते, नहीं भेजते। तो यही होता है जब प्रतिस्पर्धा होती है किसी एक सीमित संसाधन को प्राप्त करने की, तब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि छात्र कक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जब छात्र एक दूसरे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसको प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। तो आपको सबको पता है, तब हम क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धा मक हो जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट। तो जब जब व्यक्ति या समूह के हित टकराते हैं तो वे सीधे टकराव में आ जाते हैं। तो क्या हुआ, काफी बार आपको ऐसे देखने को मिलता है कि दो लोग हैं, वो हमेशा क्या होते थे, साथ रहते थे, अच्छी दोस्ती थी, लेकिन क्या हुआ, कोई ना कोई उनके बीच में ऐसी एक बात अड़ गई कि वो बहुत बड़े दुश्मन बन गए। तो उसी को क्या कहा जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है उनके बीच में, जिसके कारण उनके बीच में टकराव देखने को मिल जाता है। अब उदाहरण के लिए बताऊं, पहले इंग्लिश वालों को बता दूं, डायरेक्ट एंड द ओपन अपोजिशन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप ड्यू टू द इनकॉम्पिटेबल इंटरेस्ट। तो किसी ना किसी एक इनकॉम्पिटेबल इंटरेस्ट के लिए दो इंडिविजुअल हो गए या ग्रुप हो गए, वो क्या गए, एक दूसरे के अपोजिशन में आ गए, उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको उदाहरण के लिए समझाऊं मैं, मजदूर कम वेतन के विरोध में हड़ताल पर चले जाते हैं। तो काफी बार क्या, मजदूर और मैनेजर वो एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, उनको भाई मजदूरों को लगता है कि भाई अब अपने को अच्छी मजदूरी नहीं मिल रही है, तो मैनेजर को कहते हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहा आपकी, तो क्या होता है, मजदूर संघर्ष के लिए चले जाएंगे। समझ में आ जाएगा। अगले वाला क्या, धार्मिक जुलूसों के मार्गों पर दो समुदाय का संघर्ष। तो आपको पता है जब जुलूस वगैरह निकलते हैं, ताजिया वगैरह निकलते हैं, उस समय कावड़ का समय होता है, तो क्या हो जाता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ गया आपको, ये होता है। लेकिन जरूरी नहीं हो कि वो किसी भी दो धर्मों के बीच में हो, ताजिया या फिर कावड़ के वक्त में हो, कोई और भी हो सकता है आपके सामने। अगले वाले की बात करें, समरी व टेबल की बात करें आपके, तो पहले वाला सहयोगी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, सहयोगी प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो सहयोगी प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको एकदम शॉर्ट में सारी चीजें रिवाइज करूंगा। तो सहयोगी प्रक्रिया क्या होती है, जब हम सारे मिलकर एक दूसरे में के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, छात्र मिलकर जब एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको जाना जाता है सहयोगी प्रक्रिया के नाम से। अगले वाला पॉइंट है समरसता। समरसता क्या होती है, समरसता जब सारे संस्कृति के लोग, सम प्लस सरता से समझ लो, मतलब सारे लोग समान मिलकर रहने लगे।
तो एक संस्कृति के जो लोग हैं वो घुल मिलकर रहते हैं, प्रवासी लोग हैं वो अपनी भाषा वगैरह बदल देते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको समसरता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है समायोजन। तो समायोजन क्या होता है भाई? मतभेद हो है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? समझौता कर लिया है और अब लड़ाई बिल्कुल भी नहीं, मतभेद खत्म हो गया। तो जैसे कि दो दल है वो अपने बीच में गठबंधन बना लेते हैं, उसको समायोजन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा होती है श्रेष्ठ बनने की ओर। तो आपको जब दो ग्रुप हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई देखने को मिलती है, किस चीज में? कि कौन सा है वो श्रेष्ठ है इनमें से, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे छात्र प्रथम स्थान आने के लिए कंपटीशन करते हैं। अगले वाला क्या? कॉन्फ्लिक्ट होता है सीधा टकराव। जब आप कोई ना कोई ऐसी बात आ गई आपके बीच में कि आप एक दूसरे के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वेतन को लेकर मजदूरों के बीच में हड़ताल होती है, वो किसका उदाहरण है? कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण होती है। तो मुझे उम्मीद है ये ऐसी चीजें हैं बहुत ईजी, लेकिन समझ में नहीं आ पाती हैं आपको। मैंने आपको कॉलेज के विद्यार्थियों तो कॉलेज के उदाहरण लेकर आपको सारी चीजें समझा दी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या चीजें यूनिट फर्स्ट समझ में आई या नहीं आई है। अब बात करें अपन सोशल चेंज की, सामाजिक परिवर्तन की। तो यूनिट नंबर 2 वो किससे संबंधित? आपकी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित होती है। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का आशय है समाज की संरचना, कार्य प्रणाली, मूल्य, विश्वासों और व्यवहार के तरीकों के साथ समय के होने वाली परिवर्तन को। तो देखो इस डेफिनेशन को छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन होता है समाज में जो वक्त के साथ बदलाव देखने को मिलते हैं, हमारे मूल्यों में, विश्वासों में, कार्य प्रणाली में, खान पान में, संस्कृति में, व्यवहार में और सामाजिक प्रक्रिया में। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। आपकी जो मदर है, मम्मी जी है, उनको क्या, उनसे पूछना, क्या उनके समय उनको पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज दिया जाता था? कॉलेज तक नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज के समय भेजा जाता ना, भेजा जाता है। पहले के समय महिलाओं से नौकरियां कराना क्या माना जाता था? गुण, मतलब अच्छा नहीं माना जाता समाज के अंदर। लेकिन आज के समय क्या करते हैं? सबको, लड़का हो चाहे लड़की, सभी को शिक्षा का भी अधिकार है और पढ़ाई करने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये क्या होगा? ये समाज में महिलाओं के प्रति जो अधिकार हैं उनके प्रति लोग जागरूक हुए हैं, तो ये सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन आ गया। पहले क्या हुआ करते थे? सभी लोग है ना मिलजुल कर ज्यादा रहना पसंद करते थे। मतलब एक परिवार होता था, उसमें चाहे एक पिताजी के 4 बेटे हुआ करते थे, चारों बेटे एक साथ मिलकर रहते थे, सारा का सारा परिवार। लेकिन आज के दिन सभी लोगों की क्या सोच होती है कि हम 4 हैं तो 4 अलग अलग जगह मकान बनाकर रहे हैं। तो क्या हुआ? पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलियां हैं वो होने लग गई हैं। पहले के समय लोग क्या हुआ करते थे? पहले के समय आप देख लो, कोई आपके मदर फादर से पूछना, क्या एक दूसरे जो उनके माता पिता होते थे वो डांट वगैरह देते थे, एक साथ बैठा करते थे ज्यादा समाज के अंदर। लेकिन क्या आज हमारे समाज के अंदर हम इतना ज्यादा समय निकाल पाते हैं एक दूसरे के लिए? नहीं निकाल पाते हैं। तो यही है। और पहले के समय आप कभी पूछना, क्या वो पिज्जा बर्गर खाया करते थे? समझ में, वो नहीं खाते थे। उनके समय तो ये सब चीजें हुआ करती थी, लेकिन आज अपन खाते हैं। समझ में आ गया? तो यही है, ये जो हमारी संस्कृति के अंदर, मूल्यों के अंदर, विश्वास के अंदर, धर्म के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सोशल चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन, वैल्यूज, बिलीफ एंड द बिहेवियर पैटर्न। तो जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है, उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, उसके जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिले, चेंजमेंट देखने को मिले। जो सोसाइटी है उसका फंक्शन करने का जो तरीका, उसमें चेंजमेंट देखने को मिले। उसके वैल्यू, मतलब जो मूल्य होते हैं उसमें बदलाव देखने को मिले। उसमें जो विश्वास है, बिलीफ है, उनके अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिले। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको सोशल चेंज के नाम से जाना जाता है। अब कितने प्रकार के समाज में बदलाव हो सकते हैं उसको अपन अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बदलाव की बात करें, वो कौन सा है? इवोल्यूशनरी चेंज, कार्मिक परिवर्तन है। उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको कर्मिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी मैं आपको समझाऊं, चेंज हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो समय के साथ धीरे धीरे जो बदलाव देखने को मिलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कार्मिक परिवर्तन के नाम से, इवोल्यूशनरी चेंज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया?
जैसे कि जाति प्रथा है, अब वो हमारे समाज के अंदर जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले आपके समाज में जो जाति प्रथा ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अब क्या रही वो धीरे धीरे समय के साथ उसको थोड़ा कम होती जा रही है। सभी लोग जागरूक तो होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं। आज आपकी क्लास है स्कूल में, तो आपको पता, आधे से ज्यादा आप लोगों को तो आपको एक दूसरे की जाति नहीं पता होगी, आप एक दूसरे के साथ रहते हो, हंसते खेलते अच्छे साथ। समझ में आ गया? तो जाति का महत्व अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगले वाला पॉइंट, रिवो रिवोल्यूशनरी चेंजेस, क्रांतिकारी परिवर्तन है उसके बारे में। सडन एंड रैपिड चेंज ऑफ्टन ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। तो हमारे समाज के अंदर जो अचानक परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? जो हमारे समाज के अंदर अचानक से परिवर्तन आ गए हैं, किसके कारण? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण। तो द चेंजमेंट हैपन ड्यू टू द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स, एंड these changement are the very rapidly and suddenly are known as the revolutionary changes। 1947 में भारत के स्वतंत्र होना और लोकतंत्र की स्थापना हो। तो आपको पता है जो ये आपका भारत जो स्वतंत्रता है वो जब छोड़ के चले गए अंग्रेज, तो ये चीजें बहुत जल्दी हुई थी। आपको पता है 2-3 सालों में सब कुछ अचानक से बदल गया था। या भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो क्या हुआ, रातों रात लोग इधर से उधर होने लग गए, दंगे भड़क गए थे। तो ये कैसा होता है? इसको रिवोल्यूशनरी आपको चेंजेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाले टॉपिक की बात करूं, प्लान चेंज, योजनाबद्ध तरीके से जो चेंजमेंट होते हैं वो, जैसे कि चेंज इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी विद द स्पेसिफिक गोल। तो समाज के अंदर योजनाबद्ध तरीके से जो प्लान चेंज होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्लान चेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे चेंज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज विद द स्पेसिफिक गोल। तो किसी एक लक्ष्य के लिए, कोई स्पेसिफिक गोल के लिए जो सरकार है और जो अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती है? चेंजमेंट करती है। उसको किस नाम से जाना जाता है? प्लान चेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे डिजिटल इंडिया जो अभियान हो गया, नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, जैसे सरकारी अभियान होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? आपका जो समाज के अंदर बदलाव है वो देखने को मिलते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? प्लान चेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पर्सन है अनप्लान चेंज, अयोजित परिवर्तन। तो चेंज दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली ऑफ्टन ड्यू टू द नेचुरल इवेंट और क्राइसिस। तो क्या होता है? जो समाज के अंदर जो बदलाव देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि इसका उदाहरण कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा का तेजी से विस्तार होना। तो ये कोई भी प्लान नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 आएगा और उसके बाद में जो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो जाएंगे और जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत तेजी से फैल जाएगी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार के चेंजमेंट को अनप्लान चेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार की आपको थ्योरी देखने को मिलती हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी होती हैं ये। तो इसमें पहली थ्योरी है वो कौन सी है? रेखीय सिद्धांत। पहला जो समाज के अंदर बदलाव के जो अलग अलग सामाजिक परिवर्तन के जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए, उसकी पहली थ्योरी कौन सी है? रेखीय सिद्धांत, लीनियर थ्योरी। तो लीनियर थ्योरी क्या बताती है हमें? रेखीय सिद्धांत के अनुसार समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर सीधा व निरंतर विकास करता है। समझ में आ गया? तो समाज है वो कैसे विकास विकास करता है लीनियर थ्योरी के अनुसार? कि समाज है पहले वो सबसे सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर जाता था। पहले लोगों के पास, आपको पता, पहले के समय लोग हैं वो क्या करते थे? घर बनाकर थोड़ी रहते थे। पहले के समय तो सबसे पहले लोग ऐसे जंगलों में रहा करते थे, फिर गुफाओं में रहना शुरू किया उन्होंने। फिर गुफाओं से उन्होंने छोटी छोटी जो पेड़ के पत्तों को बनाकर छोटी छोटी जंगलों में गुफाओं को बनाना शुरू, मतलब झाड़ पत्तों से शेल्टर बनाना शुरू किया। फिर झोपड़ियां बननी शुरू हुई, फिर कच्चे मकान बनने शुरू हुए और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हुई। तो देखो हमेशा समाज वो सरल से कैसे जा रही है? जटिल व्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? रेखीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? द थ्योरी सजेस्ट दैट द सोसाइटी मूव इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स चेंजेस। तो सोसाइटी है वो हमेशा कैसे चेंजमेंट होता है? अकॉर्डिंग टू द लीनियर थ्योरी, जो आपका सोसाइटी है वो चेंज होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहले साधारण होती है, फिर वो जटिल होती चली जाती है समय के साथ। और ये इस सारी प्रोसेस के अंदर, इस सारे बदलावों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली समय के साथ होता चला जा रहा है। ये हो सकता है ये बदलाव सकारात्मक भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है ये जो आपके बदलाव हो नकारात्मक भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इस थ्योरी के ऊपर जो मुख्य चिंतक रहे वो कौन थे? अगस्त कॉमेस्ट थे और हर्बर्ट स्पेंसर थे। हर्बर्ट स्पेंसर हो गए और कॉमेस्ट हो गए, ये इसके कॉमिटी हो गए। ये प्रमुख क्या थे? इनके विचारक थे आपके। अब जैसा इसके फीचर्स बताएं,
तो ये जो थ्योरी है इसमें क्या बताया गया है कि समाज के अंदर निरंतर विकास होता रहता है, तो समाज वक्त के साथ निरंतर बदलता रहता है, उसको किस थ्योरी में बताया गया है? लीनियर थ्योरी में बताया गया है। अगले वाला पॉइंट है अगला चरण, जो प्रत्येक अगला चरण पहले से बेहतर होता है, तो जो अगला चरण देखने को मिलता है वो पहले चरण से कहीं आगे को बेहतर की तरफ बेहतर होता चला जाता है। जैसे कि उदाहरण की तरफ बताएं, मैं आपको द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी टू एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्री एंड नाउ द डिजिटल वर्ल्ड। तो हम अब हमारे जो समाज है वो उसने कहाँ से शुरुआत की थी? उसने सबसे पहले वो शिकार करना उन्होंने शुरू किया, फिर क्या, फिर वो एग्रीकल्चर करना शुरू किया उन्होंने। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता चला जाता है, पहले शिकार से शुरू किया, फिर कृषि की तरफ बढ़े, फिर अपने बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग पैदा हुए, और अब हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और डिजिटल वर्ल्ड से भी अब हम एक स्टेप कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, साइक्लिक थ्योरी, तो चक्रीय थ्योरी क्या बताती है? जैसा कि नाम है वैसा इस थ्योरी को में बताया गया है। द थ्योरी बिलीव दैट द सोसाइटी गो थ्रू द साइकिल इन राइज एंड ऑल्सो द फॉल। तो सोसाइटी होती है वो क्या करती है? पहले उसमें वो बढ़ती है आगे की तरफ और फिर उसका पतन भी हो जाता है। जस्ट लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्थ, ग्रोथ, डिक्लाइनर, द रिवाइवल। तो जिस तरीके से एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसका क्या होता है? पतन होता है, मतलब बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर अगला जन्म ले लेता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सिर्फ ना एक मनुष्य का होता है बल्कि पूरी समाज का भी होता है। तो चक्रीय सिद्धांत में क्या बताया गया था? समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं, सभ्यताएं, समाज होता है वो क्या करता है? आपको सबसे पहले जन्म लेता है, फिर विकसित होता है, पतन की ओर होता है, और फिर और पुनः विकसित हो जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? अपने समय की कितनी बड़ी व्यवस्था रही होगी। तो सिंधु नदी के किनारे कुछ लोगों ने अपना क्या होगा? डेरा बसाया होगा, फिर धीरे धीरे वो विकास करते चले गए और एक पूरी नगरीय व्यवस्था तक बनाकर ले गए। लेकिन क्या हो जाता है? जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वो पतन भी होना उसका शुरू हो जाता है। कुछ उसके अंदर सही चीजें होती हैं तो गलत भी होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है? फिर एक समय आता है जब वो पूरा का पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता वो पूरी की पूरी खत्म भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद में क्या हमारे सिंधु नदी के किनारे क्या वो लोग नहीं बसे होंगे? फिर से कुछ लोग बसे, और आज जो भारत जैसा देश है या उसके आसपास जितने भी जो देश, और धीरे धीरे के और जो सभ्यताएं देखने को मिली, विदेश सभ्यता हो गई, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते चले गए और आज एशिया के आसपास जितने भी आप जो देखते हो वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही बसे हुए देश हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये सिद्धांत किसके, इसके प्रमुख थिंकर कौन रहे? ओसवर्ल्ड स्पेंसर हैं और ओनियास्टो टाइबेन भी हैं। तो साइक्लिक थ्योरी आपको देखने को मिल सकती है आपके एग्जाम में, लीनियर थ्योरी भी देखने को मिल सकती है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिख के आ जाना चीजों को। फीचर्स की विशेषताओं की बात करता हूँ, इतिहास दोहराता है। इसमें क्या बताएगा इस थ्योरी में कि हिस्ट्री है, इतिहास है, वो अपने आप को एक बार फिर दोहराती जरूर है। समाज का उत्थान और पतन है, उसका चरण है वो हमेशा चलता रहता है। समाज उत्थान भी करता है समय के साथ और फिर उसका पतन भी हो जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपको बताऊं, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, उनका क्या हुआ? उदय भी हुआ, और हुआ तो अपने चरम स्तर पर गए और एक समय आया जब वो पतन भी हो गया। तो अब आपको बात करें कंपैरिजन थ्योरी की बात करें, जिसमें लीनियर और साइकिल थ्योरी को देखने को मिलेंगे। तो लीनियर थ्योरी है, रेखीय थ्योरी में क्या बताएगा? सोसाइटी प्रोग्रेस इन स्ट्रेट एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो सोसाइटी है उसमें कैसे बदलाव देखने को मिलते हैं? आपको स्ट्रेट सीधे की तरफ एकदम, मतलब समय के साथ क्या होता है? सीधा जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या होता है? आपका चेंजमेंट है, मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, वो देखने को मिलता है। जैसे कृषि से उद्योग की तरफ, तकनीक समाज से हम एआई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगले वाला साइक्लिक जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया था? सोसाइटी गोज थ्रू द रिपीटेड साइकिल। तो समाज है वो एक चक्रीय पद्धति में घूमता रहता है। जैसे प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान हुआ, फिर उनका क्या, उनका वो अपने चरम स्तर पर पहुंचे, फिर उनका पतन हुआ और फिर उनका पुनः रुदन भी देखने को रुत्थान भी देखने को मिलता है। कंक्लूजन की बात करें, सोशल चेंज इन इविटेबल एंड कांस्टेंट। तो जो सोशल चेंज होता है वो क्या होता है? निरंतर और एक अनिवार्य प्रक्रिया की तरह कार्य करता है। समझ में आ गया? इट कैन बी ग्रेजुअली और सडन। हो सकता है काफी बार ये सोशल चेंजमेंट है वो क्या हो? सडन हो, अचानक से हो जाए। काफी बार ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। प्लांट एंड प्लांट, मैनी टाइम इट बिकम ए प्लांट। काफी बार योजनाबद्ध हो सकता है। मैनी टाइम इट बिकम नॉट ए प्लांट, इट इज एन अनप्लांट। ये क्या हो सकता है? काफी बार ये अनप्लांट भी हो सकता है, अयोजनाबद्ध भी हो सकता है।
डिफरेंट थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स पैटर्न। लेकिन ये जो आपको सोशल चेंज, जो सामाजिक प्रक्रिया में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसको अलग अलग जो रेखीय थ्योरी है और जो लीनियर थ्योरी है और चक्रीय साइकिल थ्योरी, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में कैसे समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो ये है आपकी यूनिट सेकंड, उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। पहला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक सतहीकरण। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू द हायरार्की अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक वेल्थ, ऑक्यूपेशन, पावर, कास्ट एंड प्रेस्टीज। तो हमारे समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के स्तर देखने को मिलते हैं हमेशा। जाति के आधार पे हो गए, तो मतलब कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग है, कोई मध्यम वर्ग है। समझ में आ गया आपको? संपत्ति के आधार पे कुलीन वर्ग है, पैसे वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग होता है, और निम्न वर्ग है जो मध्यम वर्ग जिनके पास ना ज्यादा ना कम पैसा है। निम्न वर्ग हो गया जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उसको निम्न वर्ग में रखा जाता है। व्यवसाय के आधार पर, मतलब कोई इंसान डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंसान मजदूरी करता है, कोई इंसान आपके सामने क्या है, आर्मी में है। तो इस प्रकार से भी उसी हिसाब से क्या होता है, व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के क्या बने हुए हैं, आपके सामाजिक स्तर बने हुए हैं। अगले वाले क्या, शक्ति के आधार पर, जिसके पास भाई ज्यादा पैसा या बाहुल्यता है, जिसकी ज्यादा जानकारी है, उसके क्या शक्ति का स्तर ज्यादा होता है। जिन लोगों के पास भाई कम पैसा है, कम जानकारी होते हैं, कम मतलब लोगों से लिंक होते हैं, तो उनका क्या शक्ति का जो सतहीकरण वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। जाति और प्रतिष्ठा के आधार पर भी क्या हमारे समाज के अंदर अलग अलग वर्ग बने होते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसी आधार पे जो समाज में ऊंच नीच का जो क्रम है और वो व्यवस्थित प्रक्रिया चलती रहती है। तो जैसे समाज में कोई व्यक्ति है, अगर उसका क्या होगा, वो बहुत गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो हो सकता है निचले स्तर पे हो, लेकिन अब उसका बेटा क्या होगा, पढ़ लिख कर आईएएस बन गया। अब उसका क्या, एक दिन में रातों रात उसका स्तर क्या होगा, बहुत ऊंचा चला गया। हो सकता है आपके गांव में कोई नहीं बना, तो सबसे ऊंचे स्तर पर वो चला जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा के अंदर। तो समझ में आ गया, यही है, इसको क्या बोला जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक सतहीकरण के नाम से जाना जाता है। आप कितने प्रकार के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं? पहला होता है कास्ट, जाति। तो सबसे पहले जाति जो सामाजिक सतहीकरण देखने को मिलता है वो कास्ट के आधार पर देखने को मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन बर्थ रिजिड एंड हेरिडिटी। तो हमारे समाज में वंशानुगत जातिगत व्यवस्था है, जिसमें आपको ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए और क्षत्रिय हो गए, ये सभी लोग क्या है, उनका सामाजिक वर्गीकरण बना होता है, जिसमें कोई उच्च उच्च कुल मतलब उच्च स्तर पे है, कोई निम्न स्तर पर है। अगले वाला क्या, क्लास, वर्ग के आधार पर, बेस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। तो लोगों के पास धन बाहुल्यता, पैसे के आधार पर, लोगों के पास समाज में कार्य करने के आधार पर क्या होता है, लोगों में वर्ग बने हुए हैं। जैसे कि कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय, कोई गरीब वर्ग के अंतर्गत आता है। अगले वाला क्या, लिंग के आधार पे, मतलब आपको बायोलॉजिकल जो सेक्स होता है उसके आधार पर जो सोशल में आपके कंस्ट्रक्टेड वर्क होते हैं। जैसे पुरुषों के अपने कार्य होते हैं, महिलाओं के अपने कार्य होते हैं, दोनों के कार्य अलग अलग बांटे गए हैं। तो इसके आधार पर जो हमारे समाज के अंदर सतहीकरण देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे महिलाओं और पुरुषों के जो काम होता है उसके वेतन में क्या मिलता है, आपको अंतर देखने को मिलता है। काम समान होता है लेकिन वेतन में अंतर देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है रेस इथनिटी, नस्ल और जनजातीय। तो बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेड्स एंड द कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से भी समाज में क्या बोला जाता है। जैसे काफी लोगों को बोला जाता है आप तो यूपी बिहार से हो, आप तो हरियाणा से हो, आप तो राजस्थानी हो। तो ये भी क्या, नस्ल और जनजाति के आधार पर भी लोगों में क्या देखने को मिलता है, सोशली स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक सतहीकरण देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में गोरे और श्वेतों के बीच में असमानता देखने को मिलती है ना, वो किसके अंतर्गत आती है, नस्ल व जनजातीय सामाजिक सतहीकरण के अंतर्गत आती है। अगले वाला भूस्वामी व्यवस्था, तो फेडरलिज्म सिस्टम डिवीजन नोबल्स क्लर्जियन द कॉमन्स। तो यूरोप में जो सामंतीय व्यवस्था थी, जहां पर भाई जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें होती थी, भाई जिनके पास ज्यादा जमीन है, उस समय जमीन की ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, ज्यादा खेती पर ही लोग निर्भर करते थे। तो जिनके पास ज्यादा जमीन, उनके पास ज्यादा पैसा, तो उसी हिसाब से वर्ग बन जाते थे। तो जैसे नोबल्स हो गए, कुलीन वर्ग हो गया, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा वगैरह हुआ करता था। अगले वाला थ्योरी ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामाजिक सतहीकरण की क्या क्या सिद्धांत दिए गए। तो इसमें जो पहला सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, डेविस और मोरे की जो फंक्शनल थ्योरी है उसके द्वारा। तो डेविस और मूर ने का जो क्रियात्मक सिद्धांत है वो क्या बताता है आपको, ये बताता है
कि डेविस और मूर के अनुसार सामाजिक सतहीकरण समाज के लिए आवश्यक और लाभकारी होता है। तो डेविस और मूर ने बताया कि जो सामाजिक सतहीकरण है वो हमारे समाज के लिए जरूरी भी है और उससे हमारा फायदा भी होता है। ये क्या करता है, ये हमें सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य व्यक्ति नियुक्त हो और उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाए। तो डेविस और मूर का मानना था कि जो सामाजिक सतहीकरण है ये व्यवस्था हमारे समाज के लिए क्या जरूरी भी है और आवश्यक भी है। इसका क्या फायदा होता है, इससे हमें ये फायदा मिलता है कि समाज के अंदर जो योग्य व्यक्ति होगा वो क्या हो सके, वही उस पद पर पहुंच सके। समझ में आ गया। तो जैसे कि अब हमारी सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है भाई, ऐसा होता है काफी लोग होते हैं ना जो बनी होते हैं, जो भाई व्यापार के अंदर पहले से ही होते हैं हमारे समाज के अंदर। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, बनी होते हैं वो व्यापार में होते हैं। तो क्या हो सका है, जो डेविस और मूर ने बताया कि अगर वही लोग व्यापार करें तो समाज के लिए फायदेमंद में है, क्योंकि उन्हें पहले से ही चीज के बारे में ज्ञान है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो किंगशिप एंड ड्यूरी जो डेविस और जो एल्बर्ट मूरे प्रपोज दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है उसके लिए क्या जरूरी भी है, नेसेसरी भी है और बेनिफिशियल भी है, लाभदायक भी है। इट इंश्योर दैट द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल फिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो ये क्या इंश्योर करता है कि भाई जो समाज में मोस्ट क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं वही सबसे महत्वपूर्ण पदों पर, रोल्स पर सोसाइटी में पहुंचे। इसमें क्या बताया गया आपको, सतहीकरण का सार्वभौमिक और अनिवार्य है। तो सतहीकरण है वो इस थ्योरी के अनुसार उनका समर्थन किया गया है और क्या कहा गया है, ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी व्यवस्था है। अगले वाला, पदों में महत्ता के अनुसार इसकी असमानता उचित है, लेकिन पदों के अनुसार भेदभाव होना भी जरूरी होता है। यह लोगों के लिए मेहनत करने के प्रेरित करता है। साथ के साथ इसका क्या फायदा होता है, लोग इससे चीज से प्रभावित होकर मेहनत करना जारी रखेंगे। जैसे कि डॉक्टर और सफाई कर्मी दोनों समाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की शिक्षा और परीक्षण चाहिए, इसीलिए उसे अधिक मेहनत और सामाजिक प्रतिष्ठा देना जरूरी है। तो आपको पता भाई, जो कार्य जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा शिक्षा लगती है, ज्यादा आपको समाज से अलग हटकर कोई कार्य करना पड़ता है, तो भाई उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भेदभाव होना ही चाहिए, उसको अधिक वेतन भी मिलना चाहिए और अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए, ताकि समाज के लोग क्या उस कार्य को करने पर, अधिक मेहनती कार्य को करने पर जोर दें। ये अपना किसके विचार थे, आपके डेविस और मूर के विचार से ये थ्योरी आपके सामने देखने को मिल सकती है। अगली थ्योरी किसकी है, कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत। कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बताई, जो कार्ल मार्क्स के अनुसार उन्होंने क्या बताया, समाज में दो वर्ग होते हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग होता है, मालिक वर्ग हो गया, और एक श्रमिक वर्ग हो गया। तो इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इसमें क्या संघर्ष रहता है, पूंजीपति जो वर्ग होता है वो क्या करता है, वो हर समय जो श्रमिक वर्ग होता है उसका शोषण करने का प्रयास करता है कि कैसे भी जो श्रमिक वर्ग है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, और जो मालिक जो श्रमिक वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे वेतन कैसे ले सके अपने मालिक से। तो इस प्रकार का जो संघर्ष है वो हमेशा देखने को मिलता है। इसको किस नाम से जाना गया, आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी समझा दूं, कार्ल मार्क्स बिलीव दैट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो जो कार्ल मार्क्स है उनका क्या मानना था, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक सतहीकरण है, वो किसके आधार पे होता है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो समाज के अंदर जो एक दूसरे के प्रति आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसके आधार पे होता है। जैसे बाउग्रेसिस एंड द प्रोलेटेड्स, ओनर्स एंड वर्कर्स आर कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर फॉर देयर रूल्स एंड द रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। जो रूलिंग क्लास होता है, जो ओनर होता है, वो क्या करता है, हमेशा वर्किंग क्लास को क्या करता रहता है, एक्सप्लॉइट करता रहता है, उसको शोषण करता रहता है। एंड दिस इनइक्वालिटी विल इवेंचुअली लीड टू द रिवॉल्यूशन इन द क्लासलेस सोसाइटी। तो यही चीज है, यही जो संघर्ष है वो समाज के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनता है। अब इसमें जो मेन पॉइंट कौन से होते हैं, समाज आर्थिक संसाधनों के आधार पर वर्गों में बटा हुआ है। तो समाज है वो आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, अलग अलग स्तरों पर क्या होता है, बटा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, सतहीकरण शोषण का माध्यम है, लेकिन इसका खास बिंदु यही है कि जो सतहीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें समाज के अंदर शोषण भी होता है इसके कारण। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, केवल संघर्ष और क्रांति के माध्यम से ही समाज को संभव बना समानता का या इक्वलिटी है वो आ सकती है। तो क्या हो सकता है, समाज में जो अपन संघर्ष करके, क्रांति करके ही कार्ल मार्क्स के अनुसार हम संघर्ष समाज में बराबरी ला सकते हैं ओनर और जो वर्कर क्लास के अंदर।
इसमें जैसे उदाहरण बनाएगा, एक फैक्ट्री का मालिक है, वो श्रमिकों को हमेशा कम वेतन देता है। क्यों देता है? ताकि वो स्वयं वो अधिक से अधिक लाभ अपना सके, और यह संघर्ष और असमानता का प्रतीक है। तो एक फैक्ट्री होता है, उसमें श्रमिक होता है, वो लोगों को कम पैसे इसीलिए देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। अब कंपैरिजन की बात करें अपन, तो सबसे पहले आता आपका दृष्टिकोण परसेप्शन की। तो मूर का क्या था? ये फंक्शनल थ्योरी पर कार्य करती थी। कार्ल मार्क्स की किसके ऊपर है? संघर्षात्मक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जो कार्ल मार्क्स है वो हमेशा लड़ाई करने की, संघर्ष करने की बात करते थे। समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है, या सामाजिक सतहीकरण है, वो उसका बिल्कुल भी क्या करने समर्थन नहीं करते थे। उसको क्या मानते थे? शोषण का एक मुख्य कारण मानते थे। अगले वाला पॉइंट है असमानता कांड। भाई समाज के अंदर असमानता क्यों देखने को मिलती है? तो डेविस और मूर ने क्या बताया? समाज में योग्यता और पद के आधार पर हमारे समाज में असमानता देखने को मिलती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत था? वर्ग का सिद्धांत था। वर्ग और शोषित समाज में जो असमानता होती है वो कार्ल मार्क्स ने मानी। समाधान क्या बताएगा? पदानुक्रम आवश्यक है। मतलब जो समाज के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो पदानुक्रम है, जो जो आपको सोशल में जो अलग अलग प्रकार के स्टेटस बने होते हैं, वो जरूरी होते हैं समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है, कार्ल मार्क्स ने क्या माना? क्रांति के द्वारा वर्गहीन समाज। मतलब हम, तो इसमें क्या बताया गया है कि क्रांति के द्वारा हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। समाज की उपयोगिता किसमें है? तो समाज की उपयोगिता के आधार पर डेविस और मूर ने क्या बताया? समाज को संगठित और प्रेरित करता है। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक सतहीकरण है, ये समाज को क्या करता है? एक करने में और प्रेरित करता रहता है, ताकि जो अधिक मेहनती कार्य है वो भी लोग करने के लिए प्रेरित रहें। अगले वाला क्या है? कार्ल मार्क्स ने क्या माना था? ये बताता है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक सतहीकरण है, ये हमारे समाज के अंदर असमानता को बढ़ाता है और परिवर्तन की मांग करता है, कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे। अब बात करें अपन निष्कर्ष की तरफ, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक सतहीकरण है, यह क्या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये समाज के अंदर हमेशा चलती रहती है। ये हमारे समाज का जो संरचना होती है, कार्य करने का तरीका होता है, उसको क्या होती है? समय समय के साथ बदलती रहती है। While some believe that it maintain the order and motivation, लेकिन कुछ लोगों ने क्या माना कि ये समाज के अंदर ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर व्यवस्था बननी रहे इससे, और लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। ये किसने बताया? डेविस और मोरे के द्वारा बताया गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, उनका मानना था कि समाज के अंदर असमानता और संघर्ष भी उत्पन्न कर देती है। समझ में आ गया आपका? तो दोनों प्रकार के विचार देखे अपन ने, समर्थन भी था इसका और अपन ने विरोध भी देखने को मिला, विरोधी वाली भावना भी देखने को मिली। तो आपकी यूनिट नंबर 3 मैंने पूरी रिवाइज करा दी है। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ, सोशलाइजेशन की तरफ, सामाजिकरण की भावना की तरफ। तो पहले नंबर प्रश्न की बात करूं, सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्यों, मापदंडों और व्यवहार और सामाजिक कौशल सीखता है। तो सामाजिकरण क्या बताया गया है? Socialization is a lifelong process through which an individual learns the values, norms and behavior and the social skill necessary to interact with the society. तो जो सोशलाइजेशन वही प्रक्रिया होती है, जैसे समाज में हम क्या होते हैं, जब आप बच्चे थे तो क्या आपको इतनी सारी चीजें पता थी? आप अपने पिताजी को भी डांट देते थे, सबको कोई बात कर देते उल्टी सीधी। लेकिन क्या आज आप कह सकते हो? नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम जो एजुकेशनली क्या हो सकते हैं, इवॉल्व हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं समय के साथ। हमें पता है कि किस व्यक्ति से हमें किस प्रकार की बातें करनी है। आज आप जैसा फील करते हो, जैसे बचपन में कोई बच्चा होता है, वो क्या करता है? खिलौने से उसे सबसे अधिक लगाव होता है। लेकिन क्या वो बड़ा हो जाता है तो उसे खिलौने से लगाव होता है? नहीं होता है। अब आपकी उम्र है, इसमें आप धीरे धीरे क्या करोगे? आपको पैसे से, आपको ज्यादा, आपके काम से ज्यादा लगाव होगा। लेकिन समय के साथ वो क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा और आपको आपकी फैमिली वगैरह से ज्यादा लगाव हो जाएगा। तो यही होता है, आपको समय के साथ जो आपके मापदंड हो गए, आपके व्यवहार हो गए, और जो समाज में रहने का कौशल होता है, वो क्या होता है? समय के साथ बदलता जाता है। जैसे बात करें अपन एजेंसीज ऑफ सोशलिज्म, सामाजिकरण की जो एजेंसीज होती हैं, जो समाज में बदलाव की कौन से जो पूरा संस्थाएं होती हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला नंबर फैमिली, परिवार। सबसे पहली जो संस्था है जो हमारे सामाजिकरण में कार्य करती है, वो कौन सी होती है? परिवार होता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंसी टीचर्स लैंग्वेज, बिहेवियर एंड द बिहेवियर वैल्यूज। तो हमारे समाज के अंदर सर्वप्रथम और सबसे पहली जो एजेंसी है वो कौन सी है? आपकी फैमिली होती है। वो हमें क्या सिखाती है? ये माता पिता और बच्चों को बोलना, विनम्रता और आदर सिखाया जाता है। तो हमारे समाज में सबसे पहली एजेंसी कौन सी है? जो आपकी
फैमिली होती है, परिवार होता है, इससे अपन क्या सीखते हैं, माता पिता से बोलना सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। अगले वाली एजेंसी कौन सी होती है, विद्यालय होती है। विद्यालय से विद्यालय से अपन क्या सीखते हैं, टीचर्स द डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एंड द फॉर्मल एजुकेशन। तो हम विद्यालय से क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं एक दूसरे के साथ डिसिप्लिन में रहना, कोऑपरेशन करना, मतलब एक दूसरे से सहयोग, और फॉर्मल एजुकेशन। तो हम विद्यालय में सीखते हैं बच्चों के साथ नियम बनाना, समय का पालन करना और अनुशासन वगैरह। अगला क्या, पीयर ग्रुप्स। तो आपके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, जो सेम एज ग्रुप में रहते हैं, जो जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, आपकी हॉबियां बनती हैं, आपकी लैंग्वेज और एटीट्यूड बनता है। तो जैसे दोस्तों के साथ रहते हो, वहां से आप क्या सीखते हो, किस तरीके का फैशन हो गया, बोलचाल हो गए, नए विचार हो गए, समाज में किस प्रकार से रहना रहना चाहिए, नए विचारधारा को आप सीखते हो कहाँ पर, अपने पीयर ग्रुप्स में, सहकर्मी समूह में। अगले वाली बात करूं मीडिया में, तो मीडिया आपको कैसा इन्फ्लुएंस करती है, मीडिया के थ्रू आप सीखते हो इन्फ्लुएंस ओपिनियन, वो आपकी विचारधाराओं को बदलती है, आपकी रहन सहन जीवन शैली को बदलती है। आप क्या होते हैं, जो सोशल उसके माध्यम से आप जागरूक भी होते हो। अगले वाला पॉइंट है धर्म, रिलीजन। तो रिलीजन के द्वारा आपको क्या सीखने को मिलता है, टीचर्स मोरल वैल्यू, जो हमारे सामाजिक जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको सीखते हैं, नैतिकता और परंपरा और संस्कार हम धर्म के माध्यम से सीखते हैं। तो ये कुछ समाज की प्रक्रियाएं, संस्थाएं हैं जिससे, जो अलग अलग प्रकार की हैं, जिससे हम अलग अलग चीजें समाज में सीखते हैं, समाज के अंदर रहने का तरीका, तौर तरीका जो आज सीख रखा, वो इन सब चीजों से आपने सीखा है। अब थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, समाजीकरण की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, सबसे पहली थ्योरी निकल के आती है जॉर्ज हेर्बर्ट मेड थ्योरी। तो जॉर्ज हेर्बर्ट मेड थ्योरी क्या बताती है आपको, ये बताती है मीड के अनुसार स्व सेल्फ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो मीड के द्वारा क्या बताएगा कि हम समय के साथ खुद मैच्योर होते हैं, खुद चीजों में रहन सहन करना सीखते हैं, अंत्यक्रिया सोशलाइजेशन सीखते हैं। इसके 3 प्रकार बताए इन्होंने। पहला पूर्व तैयारी का चरण। तो पूर्व तैयारी का चरण क्या होता है, 0 से 3 साल का समय होता है, जिसमें हम बच्चा क्या सीखता है, एक दूसरे की नकल करना सीखता है। समझ में आ गया आपको। तो पूर्व तैयारी को बोला जाता है, जिसमें आप पूर्व तैयारी क्या होगी, आपका प्रिपरेटरी स्टेज मानी जाती है 0 से 3 ईयर की, जिसमें आप इमिटेशन नकल करते हो। जैसे कोई भी बच्चे को आप, छोटा बच्चा 0 से 1, मतलब जब से जन्म लिया तब से 3 साल के बीच में, उसको बीच में आप क्या बोलते हो तो क्या बोलता है, पापा बोलते हो तो पापा बोलता है, मम्मा बोलते हो तो मम्मा बोलता है। तो वो क्या करता है, आपकी नकल करके रखता है। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्व तैयारी चरण बताया मीड के अनुसार। अगले वाला खेल चरण। फिर 3 से 6 साल के बच्चा है, वो क्या करता है, वो दूसरों की भूमिका निभाता है। तो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को देख लेना, वो क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो टीचर बनेगा, फिर घर पे आकर अपने खेलेगा। तो देखना अपने जो उसके माता पिता जो कार्य करते हैं, माँ जो खाना बनाती है, तो वैसे खिलौने के साथ ज्यादा खेलेगा। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, प्ले स्टेज के नाम से जाना जाता है, जहां पर वो अपने माता पिता की भूमिका को निभाता है। अगले वाला चरण आता है खेल के नियम का चरण, जिसमें क्या करता है, वो 7 साल से बड़ा समाज के नियम भूमिकाओं को समझता है और उसी हिसाब से ढल जाता है और उसी तरीके की प्रोसेस में लग जाता है। तो ये तो मैंने सारा का सारा समझा दिया कि बच्चा खेलता है वो वाला। तो यही है, मीड ने क्या बताया कि इंसान है। मीड प्रपोज दैट द सेल्फ डेवलप थ्रू द सोशल इंटरेक्शन इन 3 स्टेजेस। तो मीड के द्वारा 3 स्तर बताए गए थे, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति है वो खुद से सेल्फली डेवलप होता है वक्त के साथ। अगले थ्योरी की बात करें, चार्ल्स हॉर्टन कोले थ्योरी लुकिंग द ग्लास सेल्फ। तो चार्ल्स हॉर्टन कुली का जो दर्पणम आत्म सिद्धांत होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था, कुली ने दर्पणम आत्म सिद्धांत की अवधारणा दी, जिसमें व्यक्ति अपनी छवि दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर बनाता है। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है ना, वो दूसरे आपको किस तरीके से चीजें बता रहे हैं, जैसे ना क्या कहेंगे लोग वाली थ्योरी है, वो किसने दी थी आपको, कुली के द्वारा दी थी। कि दूसरे लोग हैं, जैसे आज के समय में समाज में लोग सरकारी नौकरी को ज्यादा महत्व देते हैं, तो क्या हो गया, लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो यही होता है, जो समाज है उसमें जो कुली के द्वारा बताया गया कि जैसा लोगों का ग्लास में क्या होता है, आप अपनी शक्ल देते हो, वैसा ही आप क्या क्या करते हो, बिहेव करते हो। तो वही चीज है कि जैसे समाज में धारणाएं होंगी, जैसा समाज हमारे लिए प्रतिक्रिया देगा, वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं कि हम एक दूसरे को कैसे दिखाई देते हैं, हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम गर्व और समाज शर्म जैसी भावनाओं को अनुभव करते हैं। ये कैसे करते हैं, हमारे सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा। जैसे कि एक छात्र सोचता है कि उसने शिक्षक उसे मेहनती मानते हैं, तो वह खुद को और अधिक मेहनत साबित करने की कोशिश करता है। ये कुली की थ्योरी है। तो उसे लगता है कि भाई वो और ज्यादा मेहनती है, उसका कक्षा में 1-2 बार उसकी प्रशंसा कर दी जाती है, तो वो क्या करता है, और अधिक मेहनत करता रहता है।
आप अपन कंपैरिजन करेंगे, आप अपन कंपैरिजन करेंगे मीड और कुली के सिद्धांतों के बीच में। तो मुख्य विचारों की बात करें तो सेल्फ डेवलप थ्रू द मीड, तो मीड ने क्या बताया कि बच्चा है वो 3 चरण में खुद के द्वारा सेल्फ ही डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया। कुली का क्या सिद्धांत था, सेल्फ डेवलपमेंट का था, चरण आधारित विकास होता है। तो हाँ, जो कुली मीड ने माना कि चरण आधारित विकास कितना 3 चरणों का में विकास होता है। कुली ने क्या माना कि नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया, मतलब ये लगातार होती रहे, सामाजिकरण की प्रक्रिया वो क्या होती है, वक्त के साथ लगातार होती रहती है। अगले वाला सामाजिक अंत्यक्रिया के प्रकार। तो सामाजिक अंत्यक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, व्यवहारिक भूमिकाओं के माध्यम से, मतलब हमारे समाज में जैसा व्यवहार करते हैं वो उसी के माध्यम से हम चीजें सीख जाते हैं। कुली ने क्या बताया, मानसिक छवि, मतलब जैसे लोग हमारे बारे में प्रतिक्रिया देते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर वो बन जाता है। ये कुली के द्वारा बताई गई थी। अब बात करें आपके जो निष्कर्ष की, सोशलाइजेशन शेप ए पर्सन्स पर्सनैलिटी बिहेवियर एंड द सोशल रोल। तो समाज के अंदर, सामाजिकरण के अंदर जो लोग हैं उसका व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाओं का निर्माण करता है। द फैमिली एंड अदर एजेंसीज एक्ट ए मीडियम, जिसमें क्या होती है, आपका परिवार, अन्य सामाजिक जो एजेंसियां होती हैं वो आपको सामाजिक व्यवहार आपका कैसा होगा, आप समाज में कैसे रहोगे, आपकी समाज में क्या भूमिका रहेगी, वो उसके निर्माण करने में, जो जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गई, दोस्त हो गए, ये सब आपका उसमें मदद करते हैं। मीड और कुली ने स्वयं का सामाजिक संरचना का सिद्धांत इसके माध्यम से आपको समझने का मिलता है। तो ये तो था आपका सोशल प्रोसेस का पूरा पेपर। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या पढ़ाई करनी है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा कोर्स है, सारा सिलेबस है जिसमें कुछ नहीं छोड़ा है, वो रिवीजन करवा दिया सोशल प्रोसेस का। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको वीडियो को आपको पहुंचाना है लोगों तक।